हमने जो हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर, आज हमने हमारा जो बजट समावेशी विकास आधारित सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट, हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। बजट जिस प्रकार से लोक लुभावन बनाकर राजस्थान की जनता से एक प्रकार से विश्वास को खत्म करने वाला इन लोगों ने पेश किया है। लोग उम्मीद लगाते हैं लेकिन उसके बाद धरातल पे कुछ आता नहीं। ऐसा लोक लुभावन बजट इन लोगों के द्वारा पेश किया गया है और विशेष रूप से युवाओं के साथ लगातार सरकार की स्थिति यह हुई है कि पेंशन और सैलरी के पैसे इन लोगों के पास नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार जंटियों में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश राजस्थान का बजट 2025-26। किसको क्या मिला दिया कुमारी के पिटारे से, ये आप लगातार सुबह से स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बजट को किस तरह से देखा जाए, क्या रिएक्शंस है। आपने ये भी देखा कि विधानसभा से हमने सीधे विधायकों को, मंत्रियों को और नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बजट को लेके क्या कहा, प्रदेश अध्यक्ष, खुद फाइनेंस मिनिस्टर। अब हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं और पैनलिस्ट किस तरह से देखते हैं इस बजट को, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता साहब हैं, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ के अध्यक्ष हैं। और राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा साहब हमारे साथ हैं।
सुमित गोदारा जी राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे और भी कुछ हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। मैं बाबूलाल जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, किस तरह से देखा जाए इस बजट को, क्या कुछ खास इंगित किया जा सकता है? किसान, युवा, बेरोजगार, महिला, हर वर्ग के तबके को छूने की कोशिश की है बजट के, अगर उसमें देखें, और सरकार का दावा भी है कि ऐतिहासिक बजट है। मैं भी गांव छोड़ करके अब शहर में रहने लगा हूँ, तो पहला तो मुझे ये दिखाई दिया है कि सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से 12,000 कितने का प्रावधान करते हुए कि आपको मेट्रो की ये लाइन है वो आपकी जगतपुरा से लेकर के वैशाली जाएगी, और दूसरा उन्होंने किया है कि सीतापुरा से लेकर के और विद्याधर नगर और विश्वकर्मा जाएगी। तो अगर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय आ गया है जयपुर की लाइफ लाइन को तैयार करने के लिए। धीरे धीरे गाड़ियाँ सड़क पे इतनी हो गई कि अब सड़क छोटी पड़ने लग गई हैं और बराबर जाम बना रहता है और इन जाम की व्यवस्था नहीं रहती है। तो इस कारण से ये बात देखी गई है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ, एक विशेष बात ये कहूँगा कि एक तो जो विपणन है, कृषि विपणन है, वो इस बजट से छूट गया है। हाँ, किसान के लिए इसमें काफ़ी बातें कही गई हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि पहली बात तो इन्होंने ये कर दी कि साहब एक हम ग्लोबल और एग्रोटेक ट्रैक समिट आयोजित करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो एक देश और विदेश के बीज के बारे में जानकारियाँ, ज़मीन के बारे में जानकारियाँ, और दूसरी जो किसान किस तरह से अपनी खेती को और उन्नत बनाए, यानी उन्नत खेती, उन्नत बीज और उन्नत ही इनका विपणन, ये सब व्यवस्थाएं शायद इस एग्रो मीट में होने की संभावनाएं हैं। तो ये एक राजस्थान को अच्छी बात होगी, ऐसा माना जाता है। और परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि ये व्यवस्था करने के साथ साथ बाज़ारों के बारे में इनको सोचना चाहिए था। वो अभी इसमें कहीं बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड दिया है, 50,000 के लोन देने की बात कही है। अब लोन पहला चुका कि नहीं, ये व्यवस्था इसमें नहीं है। अगर किसान को पहले अगर उसने लोन नहीं चुकाया है तो दोबारा कैसे लोन मिलेगा? पर फिर भी प्रावधान किया गया है 25,000 के लोन का, और किसानों को फेसिंग करने के लिए खेत में ये ज़रूरी था, क्योंकि दो तरह से अभी किसान की खेती की मार हो रही है। एक तो ये कि जो पशुएं हैं, आवारा पशु हैं, नीलगाय हैं, ये हैं, तो ये हमारी खेती को उजाड़ देती है। बहुत मुश्किल से किसान तैयार करता है और उसको जो आवारा पशु हैं उजाड़ देते हैं, तो उसके लिए ठीक रहेगा। और दूसरा ये है कि भाई भाई में ही झगड़ा हो गया, एक एक फुट के लिए, एक एक गज के लिए। तो ये फेंसिंग की अगर व्यवस्था होगी और इसमें कुछ रियायत करेंगे तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था इसमें ठीक रहेगी। इसी तरह से इन्होंने एक 1350 करोड़ रुपए का भी एक प्रावधान किया है कृषि के लिए। तो उसमें अगर मैं तो ये समझ के चल रहा था कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी फसल को दोबारा डबल किया जाने का तरीका, जैसे सरसों की फसल के लिए मैं कहता हूँ, जीरे की फसल के लिए कहता हूँ, धनिए की फसल के लिए कहता हूँ, इन फसलों को, एक कस्तूरी मेथी है, इन फसलों को हम डबल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? किसान को अच्छे से उन्नत बीज के बारे में शिक्षण करके और प्रशिक्षित करके वो किया जा सकता है। दूसरा, उसकी जो ज़मीन है, वो ज़मीन अगर उबड़ खाबड़ है और वो उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो उसे मैंने तो ये निवेदन किया था कि कम से कम 90% भी अगर आपको सब्सिडी इसमें देनी पड़े तो आपको देनी चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमने विचारा था, पर ऐसा नहीं है। इसमें इन्होंने एक शामिल किया है बागवानी को, जो भी अच्छी बात है। अगर बागवानी को भी अच्छे बीज के साथ में, अच्छी चीज़ों के साथ में विकसित करते हैं तो बड़ी बात रहेगी, क्योंकि हम आज अनार पैदा कर रहे हैं जालोर और सांचौर में और बाड़मेर में, और हम निर्यात करने लग गए हैं अनारों को, और हम स्ट्रॉबेरी पैदा करने लग गए हैं, हमने ऑलिव पैदा किया है, हमने आंवला पैदा किया है। और तो एक नई जो विधा आई है, इस नई विधा के अंदर कुछ ना कुछ अगर ये योगदान करें तो मैं मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं इस खेती को हम ज़्यादा आगे
बढ़ा सकेंगे। किसानों को भी लेके जाएंगे इजराइल वगैरह, ट्रेनिंग करवाएंगे, तो अच्छी बात है, सिखाना चाहिए, सोचना चाहिए, परंतु जो यहाँ की विधा है उस विधा को क्यों कमजोर करते जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ लोटनी सरसों हुआ करती थी, बड़ा अच्छा उसका तेल था, उसकी गुणवत्तापूर्ण, जो आज की तारीख में पूरे विश्व में भी उस गुणवत्ता के युक्त तेल नहीं है, ऐसा उस बीज को हमने खत्म कर दिया। और दूसरी जो हमारी पैदावार थी बाजरे की, जो बाजरे को हाइब्रिड बना दिया, और ये चाहे भाई उसे श्री अन्न कहें या कुछ भी कहें, पर वो मीठी बाजरी तो गई, मीठी बाजरी अब नहीं है, क्योंकि हम खाते थे, चाहे उसको 12 महीने खाओ आप, वो बाजरा इतना गुणदायी तो था ही, उसमें सब तरह के प्रोटीन और सब कुछ मिलता था, परंतु वो उस बीज को खत्म कर दिया। तो इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए। जी चलिए, निसार साहब हमारे साथ में हैं। निसार साहब, अपने एक दिन पहले ही ग्रीन बजट का जिक्र किया था कि उसका क्या शेप लेगा वो देखने वाली बात होगी। काफ़ी उसको अलग से इंगित करके बताया गया, 27,000 से अधिक करोड़ का $3.5 बिलियन का ख्वाब हमने देखा है 2030 तक। तो अगर मोटा मोटा अगर हम पैरामीटर कर देखें, इसमें सबसे मेन जो बात आती है, हम एक दिन पहले बात की, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगी। सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जो अभी 35 लाख करोड़ के MOU हैं उसका भी जिक्र किया है, ERCP का भी जिक्र किया है, जिसे अब राम जल सेतु के नाम से स्कीम को जाना जाता है। तो कितना विजनरी कहा जा सकता है इस बात को? ऐसा बजट है जो मैं समझ रहा हूँ कि जो पिछले साल बातें हुई थी उसको आगे ले जाने वाली बातें हैं इसमें, और इसमें कोई बहुत बड़ी और नई घोषणा अगर आप एक ग्रीन बजट को छोड़ दें तो नहीं की गई है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम जो हमारी चल रहे हैं उन पे फोकस कर रहे हैं कि हमें उनको अचीव करना है। तो कोई बहुत बड़ी नई घोषणा तो इसमें नहीं दिखी। जहाँ तक बात है ये इकोनॉमी का साइज 2030 तक $350 बिलियन, तो जो हमने पिछले साल कैलकुलेट किया था कि लगभग 12-13% अगर नॉमिनल ग्रोथ रेट रहता है, जो अभी इकोनॉमी का साइज है उससे अगर 12-13% नॉमिनल ग्रोथ रेट रहता है तो 5 साल में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और पिछले 4 साल में कोरोना के बाद से 12-13% का नॉमिनल ग्रोथ रेट रह रहा है हर साल। तो ये एक मतलब ये इसको अचीव करना कोई ऐसा इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जो नॉर्मल हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है अभी करेंटली, उसी से वो हो सकता है अगर उसमें कोई कमी ना आ जाए अचानक, तो किसी कारण से, जैसे कोरोना आ गया, कुछ मतलब जैसे कोरोना में अचानक कमी आ गया था, तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह नहीं आती है तो वो तो एक सामान्य गति से जो चल रहा है अर्थव्यवस्था 12-13% नॉमिनल ग्रोथ रेट, न कि रियल ग्रोथ रेट उससे कम होता है, क्योंकि उसमें फिर महंगाई को हम उसमें वो करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये बात है। अब रही बात जो आपका बात था, 2 और बात आपने कहा कि एक तो रोजगार, तो ये कहा गया कि रोजगार नीति आएगी इस बार 2025 में, रोजगार नीति आएगी। देखना होगा उसमें क्या होता है। जो सरकारी क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई हैं रिक्रूटमेंट की, वो तो हुई हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो वो वही है कि आंकड़े हमारे जब आएंगे, जब PLFS के आंकड़े आएंगे, जब हम देखेंगे कि उनके क्या ज़मीनी स्तर पे कितना उनका प्रभाव हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि अगर रोज़गार हमारे पास है भी, पैदा हो भी रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा मान लीजिए रिलाय करते हैं ये 35,000 करोड़ के MOU पे, तो वो हाईटेक जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता है। तो बहुत तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो तो छोटे उद्योगों में, छोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो MSME है, MSME से भी छोटा जो है लघु उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है, उनमें ज़्यादा होता है। तो मैं उससे जो 35,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आएगा, होपफुली आएगा, उससे 35 लाख करोड़ का, उससे मैं बहुत रोज़गार, क्योंकि वो हाई टेक और मतलब लेबर इंटेंसिव नहीं होता है वो आमतौर पे,
तो उम्मीद करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन अभी जो ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आएगी वो देखना है। सबसे बड़ी बात है कि 26 लाख करोड़ के एनर्जी सेक्टर के हैं, वो बात तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उससे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। दूसरा जो ग्रीन, सर अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। हाँ नहीं, डायरेक्ट और वो इनडायरेक्ट वाले में भी तो हमारा इनडायरेक्ट वाले रोजगार में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रोजगार है उसका दिक्कत यही है कि उसमें आय बहुत कम है लोगों की। जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाया कि लोगों की जो वास्तविक आय है वो अभी कोरोना के टाइम से पहले से थोड़ा कम हो रहा है। अभी वास्तविक आय मतलब अगर महंगाई को एडजस्ट करें तो हमें सिर्फ रोजगार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, कुछ भी काम मिले। कई बार लोगों की इतना डिस्परेशन होता है कि कुछ भी काम मिले तो करने को तैयार हैं, लेकिन रोजगार का क्वालिटी का भी देखना होगा हमें कि लोगों को उचित मुआवजा मिले उस काम का, उसको उचित मजदूरी मिले, समय पे मजदूरी मिले और वर्क जो कार्यस्थल पे स्थितियां अच्छी हों, जो एक डिसेंट वर्क जिसको बोलते हैं, जो हमारा एक गोल है 17 गोल में से, जो जिस एसडीजीज की आज खूब चर्चा हुई है बजट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उसमें एक गोल है डिसेंट वर्क भी, कि हमारा वर्क जो है वो डिसेंट होना चाहिए। तो हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रीन बजट बिल्कुल ही स्वागत योग्य बात है। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ग्रीन बजट में 27,000 करोड़ या जो भी अमाउंट हो उसके तरफ जा रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो उसमें 8-9 स्टेप बताए गए कि इसको कैसे हम पर्यावरण को सुधारने की दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। और उसमें आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने बताया कि हम जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट और क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी एक्शन प्लान एक आएगा। लेकिन मैं कल जो बात हुई थी अपनी, पहले से राजस्थान में एक क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना हुआ है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या हो रहा है, इस पर भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए थी। और ये नए जो प्लान बनेंगे होपफुली वो भी इम्प्लीमेंट होंगे। जी चलिए, हमारे साथ में मनोज सिंह जी हैं, बीएसपी विधायक हैं। मनोज जी, कैसा रहा बजट? क्योंकि अब तो दिन भर से चर्चाएं भी काफ़ी हो चुकी हैं और काफ़ी डिटेल भी। 121 पेज का बजट है, हालांकि 2 घंटे 16 मिनट में कई चीज़ें टेबल भी थी। ठीक भी मानता हूँ, नहीं तो बजट 4 घंटे में पढ़ा जाता है। देखिए, बजट सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। राजस्थान की सरकार ने अपना बजट पेश किया, राजस्थान की जनता को कुछ देने के लिए, राजस्थान की प्रगति और के लिए किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन मूल बात क्या है, इस बजट में हमारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं के ही बारे में जो रेगुलराइज चल रही है उनको ही आप कहीं 10%, कहीं 2%, कहीं 5% बढ़ाकर उस योजना को जो अपन चला रहे हैं, जैसे आपने पेंशन की बात करी, 15% का इन्होंने बिल लेके आ रखे हैं पहले से ही, लेकिन बढ़ा 10% रहे। 100 रुपये की बात कर रहे हैं, बढ़ना चाहिए था 150 प्लस 150 का 15%, जो 250 रुपये 200 रुपये बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 100 रुपये बढ़ाए। ये बढ़ाने वाली स्थिति है। जैसे सड़क का सुदृढ़ीकरण की जो बात आई है, वो जरूर मुझे बजट में वास्तव में लगा है कि सड़क के प्रति जो सिस्टम नर बजट आया, उसमें सब पूरे राजस्थान की जनता को सड़क के सिस्टम में उन्होंने प्रगति करने का बजट दिया, अच्छी बात है। और आप जैसे ग्रीन की अभी बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ खेजड़ी प्रदेश से आते हैं मंत्री जी बैठे, हमारे वहाँ खेजड़ी के अलावा कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ सरकार उन खेजड़ी को बचाने में ही सक्षम नहीं है। हरित तो नया क्या करेगी, माँ के नाम पेड़ की बात करें, लेकिन रोजाना मैं मान रहा हूँ 1 लाख खेजड़ी कट रही राजस्थान में, 1 लाख खेजड़ी डेली कटकर बिक रही, उस पर नियंत्रण नहीं है। तो हमारे हरित तो बिगड़ता जा रहा है, मुझे मानना सुधरने की स्थिति में नहीं है, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। अब रही बात हमारे बजट में युवाओं के रोजगार की स्थिति आपके सामने आई है कि 1.25 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अच्छी बात है। घोषणा तो 1.25 लाख लोगों को, जैसे तो 3.25 लाख हो गई है, 1.5 लाख इनडायरेक्टली भी रोजगार की बात करो तो एक तो सुविधा का मामला जो चल रहा है, आज भी एक घोषणा के लिए सुविधा की, जल जीवन मिशन में कुछ सुविधा को देंगे, ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये सुविधा का मामला चाहे कम रोजगार दो, देना जितने को परमानेंट दो, ये भविष्य का अंधकार में रहते हैं 10-10, 15-15 साल से। जिस तरीके से हर बार कोई सुविधा पे लगाते हैं, एक सरकार आई बदलेगी, जैसे युवा मित्रों को 5,000 को हटाने का काम किया पिछली सरकार ने लगाया, वो फिर अंधेरे में है। और विद्यार्थी मित्रों की आज भी कोई 2-3 हजार विद्यार्थी मित्र आज भी आंदोलन पर बैठे हैं, बीकानेर में धरने पर बैठे हैं, वो भी इस सुविधा के कैडर में से घूमते हुए हैं। ANM GNM की जो भर्ती हुई सुविधा को बोनस अंक देने के बाद आपने 3,000 करीब
संविदा पे जो लगी एनएम जीएनएम वो वंचित रह गई, वो आज तक भी 2013 से लेके घूम रहे हैं। तो इस संविदा के बेस पर या तो सरकार को समाप्त करना चाहिए, नहीं उनको भविष्य सुरक्षित करना चाहिए कि इनको हटाया कभी नहीं जाएगा। इनडायरेक्टली रोजगार की बात करो, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आ रही हैं बड़ी बड़ी, ये 8,000 10,000 रुपए में रखते हैं अपने हर आदमी को, व्यक्ति को नौकरी, जो मिनिमम मजदूरी से भी कम में रखना चाहते हैं, जब चाहते हैं घर भेज देते हैं, किसी और को ले लेते हैं। और हमारी स्थिति यह है कि बड़े प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, इन बड़े प्रोजेक्टों के जो डायरेक्टर हैं या उनके कंपनी के मालिक हैं, वो हमारी सरकारों की बाद में कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। किसको हटा दिया, किसको लगा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। इसलिए ये हम रोजगार की बात जो चिंता है ना, ये हमें गंभीरता से करने की जरूरत है। बड़े इंडस्ट्रीज और जैसे अभी सोलर प्लांट भी लग रहे हैं बड़े, आप दोनों के इनके गोदारा साहब के क्षेत्र में भी, वहाँ पे बीकानेर में भी आ रहे हैं। यहाँ कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोकल जो लोग हैं उनको प्राथमिकता कुछ दी जाए। आप जिस जगह पे मैनेजमेंट में रहेंगे, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, जिसकी जैसी योग्यता है, उसके हिसाब से कुछ किया जाए, ये पॉलिसी बननी चाहिए कोई। निश्चित रूप से एक स्तर तक वो हो सकता है कुछ परसेंटेज माइंड, हाँ माइंड के व्यक्ति की जहाँ जरूरत है, टेक्निकल व्यक्ति की जहाँ जरूरत है, हो सकता है उनको हमारे पास है उससे कहीं बेहतर की आवश्यकता हो, लेकिन हमारे पास भी वो लोग हैं, उनके बेहतर के लिए वो 25% अपना रखें, तो 25% बहुत अच्छी क्वालिटी के लोगों की हमें आवश्यकता है, लेकिन 75% हमारे लोगों को कम से कम यहाँ, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो टेक्निकल हो, वो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो कोई भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसको हमारे लोगों को लेने की आवश्यकता है। और वो लिए जाए तभी जाके रोजगार। हमारी जमीन तो सौर ऊर्जा में आपके एग्रीमेंट हो रहे हैं, एमओयू हो जाएंगे, वहाँ जिनके क्षेत्र में जमीन काफी है और वहाँ सारी जमीनें अगर सौर ऊर्जा में चली जाएंगे, फिर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। एक किसान के परिवार तक तो सीमित हो सकता है कि आपको एमओयू में एग्रीमेंट हो गया, आपको इतनी राशि हम देंगे पर बीघा, लेकिन उसके धीरे धीरे 30 साल तक आप नहीं दोगे तो उसके परिवार का जैसे जैसे विभाजन होगा, उसको बेरोजगारों को क्या होगा। इसलिए उनको रोजगार देना बहुत जरूरी है। जी चलिए, रामकेश जी हमारे साथ में हैं। एक इसी बीच अगस्त में रिफाइनरी चालू होगी, ये इसमें कहा गया है बजट में, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तंज कसा है भी ट्वीट करके, और उन्होंने कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2025 का जिक्र किया था, लेकिन बजट में अगस्त 2025 का जिक्र है। तो रामकेश जी आपके पास में आना चाहूँगा, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि चलिए 2025 में एटलीस्ट उस चिमनी से धुआं तो निकलेगी। हाँ ऐसी बंद। आज का जो बजट है राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री महोदय ने जो पेश किया है, हालांकि बजट को देखने से लग तो ऐसा रहा कि तैयारी बहुत अच्छी की है, लेकिन कोई मैटर ऐसा नहीं है, कोई इश्यूज ऐसे नहीं है। जनता जिस उम्मीद के साथ में जो प्रतीक्षा कर रही थी बजट आएगा, इस सरकार का ये दूसरा बजट था और बहुत उम्मीद थी सरकार से कि नया कुछ करेगी, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। घिस-पिट करके वही पुरानी बातें इस बजट में जो है जाहिर की है। आप देखिए कि जो 2023 में जो बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया था, राजस्थान की जनता के सामने कुछ वादे किए थे। उन वादों से सब अगर हम देखते हैं तो सब जगह ये सरकार मुकर गई। इन्होंने खुशहाल किसान का वादा किया था, किसान कहाँ खुशहाल होगा। उसका एमएसपी पे बाजरा खरीदने की जो बात थी उससे सरकार मुकर गई। उसको अच्छा खाद बीज देने की बात थी, उससे सरकार मुकर गई। और गेहूं पर जो 200 रुपए जो बोनस देने की बात थी उससे सरकार मुकर गई। इसी तरीके से युवाओं के लिए कि भाई 1 लाख युवाओं को हम हर साल जो है नौकरी देंगे। आप देखिए एक बजट जो निकल गया उसमें वो जो पिछली बार जो घोषणा की थी वो घोषणाएं तो अभी पूरी हुई नहीं है, उन पे तो अभी काम पूरा हुआ ही नहीं। उससे पहले 1.25 लाख की एक नई घोषणा कर दी, 1.5 लाख निजी क्षेत्र के जो निजी क्षेत्र में नौकरी देने की बात कर दी। तो ये सरकार कपोल कल्पित बातें कर रही है। इसी तरीके से शिक्षा के मामले में आप देखिए, जो महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश स्कूल जो खोल रहे थे, गरीबों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, नया उनको एक विजन मिलेगा जो कभी सोच नहीं सकता था ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति। उसका बच्चा ये इंग्लिश पढ़ करके आगे बढ़ने की बात अशोक गहलोत साहब ने की थी। सबसे पहले कैंची उस पर चलाई, उसको बंद कर दिया। 450 जो नए स्कूल खोले थे उन 450 स्कूलों को बंद कर दिया।
तो ये सरकार जो है इसका विजन ठीक नहीं है, ये लोगों को गुमराह कर रही है लगातार। इस तरीके से आप देखिए, ये अभी नए जिले बनाए थे, नए जिलों में भी 8 जिलों को रख दिया। अरे भाई, मापदंड पैरामीटर्स आप तय करना है तो आप सबके साथ न्याय संगत बात होनी चाहिए। कहीं तो आपने उन मापदंडों को किसी आधार पर बदल दिया, कहीं दूरी के आधार पर बदल दिया, कहीं जनसंख्या के आधार पर बदल दिया। तो ये बदल करके फिर भी 8 जो जिले रखे उनके लिए भी मात्र 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये उन लोगों के साथ अन्य 1000 करोड़ रुपए में कैसे जिले बनेंगे? तो इनका जो है सोच और इनकी जो कार्य प्रणाली है वो ठीक नहीं है। लोगों को लगातार भ्रमित करने का और लोगों को गुमराह करने का काम। महंगाई का देख लीजिए, जब भ्रष्टाचार के इन्हीं के मंत्री उसमें आरोप लगा रहे हैं, 7 करोड़ रुपए की बजरी रोज निकल रही है। भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं? लगातार भ्रष्टाचार 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 की बात करते थे, एक शब्द नहीं बोला है भ्रष्टाचार के ऊपर। महिलाओं के जो दुष्कर्म के मामले हैं, पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था भंग हो रही है, सरकार ने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की। नया सख्त कानून लाना चाहिए, नया सख्त कानून लाने के लिए बात करनी चाहिए थी, वो सब नहीं करके लोगों को लगातार गुमराह करने का काम किया है। राइजिंग राजस्थान में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये 35 लाख करोड़ के एमओयू, आपने जैसा अभी बताया 35 लाख करोड़ के एमओयू तो है, लेकिन उसमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू तो सौर ऊर्जा के हैं। और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, सौर ऊर्जा से कोई रोजगार उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई युवाओं को कोई रोजगार उससे नहीं मिलना, केवल जमीन लूटने का जो काम है वो। इसलिए यह जो पूरे बर्ड से जो लोग आए हैं उनकी निगाह गोदारा जी की यहाँ जो जमीनें पड़ी हुई है उन जमीनों पर निगाह है। सारे आप समझ लीजिए 35 लाख करोड़ के जो एमओयू है उनमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू केवल जमीन हड़पने का काम है। तो जमीन पे निगाह है, वो जमीन लेकर के रफू चक्कर होंगे। और पिछली बार भी, चाहे वो मैं कांग्रेस से हूं, कांग्रेस सरकार ने जो समिट की थी उसमें भी इन लोगों ने एमओयू किए थे। जब तक व्यापारी को, हमारे बाबूलाल जी बैठे हुए हैं, ये सब जो है व्यापारियों की गणित जानते हैं। व्यापारी को जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराओगे, बिजली पानी की सुविधा नहीं दोगे, उसको रॉ मटेरियल अगर उसको नहीं मिलेगा, अच्छी सड़क उसको नहीं मिलेगी, उसकी वायबिलिटी नहीं आएगी, वो उद्योग धंधे नहीं लगाएगा। चाहे आप उसको कितनी भी सुविधा दे दीजिए, कितनी भी जमीन दे दीजिए, जमीनों को लूट करके चलते बनेंगे। इसलिए ये बजट से जो उम्मीद थी, पूरी राजस्थान की जनता निराश है, हैरान है, परेशान है। दूसरा बजट और उसमें भी जनता को कुछ नहीं मिला। ये पूरी की पूरी जनता ठगी सी महसूस कर रही है। आपकी निराशा को गोदारा जी दूर करेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं सुमित जी गोदारा। सुमित जी, अभी आपने सुना, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और आपके साथ ही हैं उपनेता प्रतिपक्ष। उनका साफ कहना है कि निराशाजनक है, कोई दिशा नहीं है बजट में। देखिए, सर्वस्पर्शी बजट है, सारे वर्गों को इस बजट ने छुआ है। मैं किसान वर्ग की बात करता हूं तो देखिए, हमारे उधर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जितने भी क्षेत्र आता है उसमें पहली बार 1200 करोड़ रुपए एक साथ बजट में खाड़े मोगों के लिए दिया गया। ये अपने आप में संदेश है कि किसानों के लिए सरकार कितनी गंभीर है। उसके बाद आप देखिए कि 900 करोड़ रुपए फॉर्म पॉन्ड और डिग्गियों के लिए दिए गए ताकि पानी की बचत और किसान को फायदा मिल सके। किसानों के तारबंदी के लिए दिए गए, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, 50,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये दिए जा रहे हैं उस उद्देश्य को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2027 में किसान को दिन में बिजली मिलेगी। और दिन में बिजली मिलेगी कैसे? अभी रामकेश जी हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये कह रहे थे कि सौर प्लांट लग रहे हैं। अरे साहब, दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, उसी तकनीक से हम चलेंगे। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, इन कंट्रियों में पहले विंड एनर्जी के लिए वो विंड एनर्जी के द्वारा वो लगी हुई थी तो उनसे बिजली जनरेट होती थी। हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा है हम पे, ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ बारानी भूमि जहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं होता, उस क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है जब से सौर ऊर्जा के प्लांट आई हैं। उनको ना सिर्फ किराया मिलता है, आप कह रहे हो नौकरी, वहाँ कोई टेक्निक ITI करा हुआ उसको वो रख रहे हैं, कोई चौकीदारी कर रहा है वो रख रहे हैं, कोई ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर रहा है वो रख रहे हैं। उनको घर बैठे रोजगार मिल रहा है। आज एक उसको किराए के साथ उस एरिया में आप जाकर देखो जहाँ सौर प्लांट आए हैं, लोगों का क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।
उस क्षेत्र में जहां हमारे कोई रोजगार नहीं था वहां लोगों को रोजगार मिलने लगा है, बिजली का उत्पादन होने लगा है, और इस उत्पादन के बदौलत राजस्थान ना सिर्फ 2027 में किसानों को दिन में बिजली देगा बल्कि भारत के अनेक दूसरे क्षेत्र में भी बिजली यहां से जाएगी। तो ये तो जो नीति लेकर आए, मुझे याद है 2012 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरला ऑडिटोरियम आए थे, तब उन्होंने सौर ऊर्जा की बात रखी, तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है। पर अब जब जो हमने हमारे सामने वो परिवर्तन देखा है तो गर्व होता है कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हैं जिनके नेतृत्व में राजस्थान में इतना निवेश आया है, जिससे राजस्थान आगे बढ़ेगा। आज हम $350 बिलियन की इकोनॉमी 2030 में बनेंगे, विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बढ़ेगा। तो इन्हीं सबसे जब जो निवेश करेंगे, और ना सिर्फ निवेश करेंगे, इस बजट के माध्यम से आप देखिए सड़कों का 28 में हो जाएंगे गोदारा जी, 30 की बात कर रहे हो। अरे तो प्रधानमंत्री की जगह 47 की तरह बात कर रहे एक हो। बात सुनिए, 47 की बात कर, 30 की बात, 28 में हो जाएंगे चुनाव। अपन जिंदगी में कोई भी निर्णय लेते हैं तो हर चीज का निर्णय आगे को लेकर होता है, सिर्फ चुनाव ही नहीं होता। आप में और हम में यही फर्क है, आप सिर्फ 28, 23, 18 ये देखते हो, हम वो नहीं देखते, हम देश देखते हैं। जनता देख रही है, हम क्या देख रहे हैं? कोई बात नहीं, जनता देखे, जनता ने देखा है ना, तभी तो तीसरी बार आपकी सरकार दिल्ली में नहीं बनी, तभी आप महाराष्ट्र आ रहे, तभी आप हरियाणा आ रहे, दिल्ली की क्यों बात करो, राजस्थान की करो ना। आप सभी जगह आ रहे हो, कहाँ जीते हो आप? जीते कहाँ हो आप? राजस्थान की बात करिए आप, राजस्थान की बात की। राजस्थान में आपको, राजस्थान में सरकार आपकी है, नहीं आपकी है, हमारी थी, अब आपकी, अब जनता आपने देख लिया, दूसरा बजट देख लिया जनता ने, दूसरा बजट आधा समय निकल गया आपका। आप इस बजट का मैं एक और उदाहरण दूं छोटा सा, कि आप सड़कों का देखिए, आज तक किसी मुख्यमंत्री जी ने, पहले बजट में 5 करोड़ की सड़कें, हमने 5 साल अशोक गहलोत की सरकार में थी, तब भी हम विधानसभा के सदस्य थे, पूरे 5 साल में उन्होंने 15 करोड़ रुपए दिए थे विधायकों को, जिसमें हम तो बीजेपी के थे, हमें तो पहले एक बार उन्होंने तीसरे साल 5 करोड़ दिए थे और अंतिम साल 10 करोड़ उन्होंने कांग्रेस वालों को दिए। पर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले साल 5 करोड़ दिए, उसमें सड़कों का काम पूरा, और अब की बार इस बजट में 10 करोड़ की घोषणा तो हुई, और जिस मरुस्थलीय क्षेत्र से मैं और भाई मनोज जी आते हैं वहां पर 15 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतिहास में नहीं दिया, भजन लाल शर्मा जी ने दिए। उनका सोच बताता है, ये उनका विचार बताता है कि न सिर्फ मरुस्थलीय क्षेत्र बल्कि आदिवासी क्षेत्र के लिए भी उन्होंने विशेष परियोजना यहां पर दी है। बजट हर क्षेत्र के लिए दिया है, ये उनकी सोच बता रही है कि किस तरह राजस्थान को आगे लेके जाएंगे आप। और दूसरी बात, आपने गेहूं की बात और रखी रामकेश जी, मैं और बताना चाहूंगा, आप बात तो सुनिए, हर बात का जवाब दे रहे हैं आप, सुनिए। गेहूं का हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में वादा किया था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल पे हम खरीदेंगे सरकार बनने में। आज की डेट में जो 150 रुपए बोनस माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के द्वारा घोषणा हुई, तो हमारा 2575 रुपए में प्रति क्विंटल गेहूं पूरे भारत में सबसे ज्यादा दाम यदि किसान को मिल रहा है तो राजस्थान में 2575 मिल रहा है। आपको खुशी होनी चाहिए कि किसान का कोई ध्यान रख रहा है, तो भजन लाल शर्मा जी ध्यान रख रहे हैं। 2575 रुपए बहुत बढ़िया दाम किसान को मिल रहे हैं। लोगों ने गेहूं इस बार रिकॉर्ड तो लोगों ने बीजा इस बार की, उन्हें लगा कि इतना बढ़िया दाम राजस्थान में मिल रहा है। तो ये सरकार है जो हर क्षेत्र में काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की दाम, आप और हम विधानसभा में सदस्य थे पिछली बार, 5 साल में अशोक गहलोत जी बोलते गए पेट्रोल डीजल के कितने रुपए दाम कम किए। आप हरियाणा पंजाब की तुलना करते हो, मैं उस बॉर्डर वाले क्षेत्र से आता हूं जहां गंगानगर हनुमानगढ़ हमारे पास है, जहां लूणकंसर क्षेत्र में पेट्रोल पंप सारे खाली रहते थे। 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल को और 6 रुपए 60 पैसे डीजल तक के दाम कम करके दिखाए सरकार बनने के 2 महीने में। गोदारा जी आप सुनिए, आप 124 रुपए बैरल, जो प्रति बैरल का जो आप कर देते, इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल था उस समय मनमोहन सिंह जी के टाइम में यहां पर 71 रुपए में जो है पेट्रोल मिल रहा था यहाँ जयपुर में। आज जब 75 डॉलर हो गया प्रति बैरल, और उस समय अभी 110 रुपए में आप बेच रहे हो। भारत सरकार किस तरह लूट रही है 10 साल की जनता को, इसका क्या जवाब है आपके पास? जवाब ये, अगर आपने 6 रुपए 5 रुपए कम कर दिया, इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है। वैट कम किया, आप भी तो कर सकते थे, आप करते हैं, किसने रोका? हमारी कोई डबल इंजन की सरकार थी क्या? आपकी कोई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घाटे का बजट पेश कर लो। सरकार नहीं, आपने ये बजट में घाटे का बजट पेश किया है। आप डबल इंजन की सरकार, आप लेते हैं ना केंद्र से पैसा। आप बात कर रहे हो रामकेश जी, क्या आप घाटे का बजट पेश किया? क्या मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट ने कोई फायदे का बजट पेश किया? नहीं, आप तो बताइए, आप घाटे का बजट, आपकी डबल इंजन की सरकार आप लेते, आप उदाहरण दो, केंद्र से पैसा लेते। उदाहरण दो कि भारत में किसी प्रधानमंत्री, किसी आपके अर्थशास्त्री बने, अशोक गहलोत जी 15 साल उन्होंने फायदे का बजट पेश किया। हमारे सामने भी तो उदाहरण दो, माने आप इतने सीनियर आदमी हो तो आप तो ऐसे दो। आपके जो है अभी आपको, हमको ये उम्मीद थी, पूरे राजस्थान की जनता को ये उम्मीद थी, ये डबल इंजन की सरकार
केंद्र सरकार आपको बहुत बड़ा पैसा देगी, बजट देगी, पर एक पैसा नहीं दिया। आपने ईआरसीपी का उसका एमओयू की बात कर रहे हो, आज भी उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी। इन्होंने इसमें बजट में लिखा है हमने तो 900 करोड़ कर दिए, 9,000 करोड़ कर दिए, 12,000 करोड़ कर दिए। ये पैसा आप राजस्थान सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार लगा रही है, आया कहां से पैसा? आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं करी? जब लगातार इसका आपने घोषणा की थी तो आपको करना चाहिए। मुझे रामके जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने जो बात की, आपको विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आपने खुद अपने शब्दों से कहा, बड़ी अच्छी बात है, करना ही चाहिए, क्यों बात? बहुत अच्छी बात है। और आपको भी ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो ही काम करके दिखाती है, कांग्रेस सिर्फ बातें करती है। चाहे इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड से लेके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से स्वर्ण चतुर्भुज योजना हो, चाहे ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है। विदेशों से जो पैसा आता है उसके माध्यम से आपकी सिर्फ बातें करना और देश का विकास रोकना, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से विकास रोकना, इस तरह करके आपने सरकारों ने काम किया है। विकास का विरोध करना आपका काम है, विकास को आगे कोई लेके गया भारतीय जनता पार्टी। और आप देखते जाइए, डबल इंजन की सरकार ऐसी उड़ेगी कि आप अगली बार आप 2028 का 33-38 तक कई साल तक आप विचार ही नहीं करोगे जो आप बात कह रहे थे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान का बजट और फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। तो चले हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जीडी व्यास साहब हैं, बजट विश्लेषक हैं, उनके पास चलेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि बजट में क्या कुछ मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो वास्तव में लेने बहुत ज़रूरी थे और अब इनका इम्प्लीमेंटेशन भी एक समयबद्ध तरीके से किया जा सके, ताकि वो दिखे भी कि हाँ वास्तव में हुआ है? दोनों पॉलिसी हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लेकिन कुछ लगता है आपको कि 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात हो, चाहे ईआरसीपी जिसे हम जल सेतु के नाम से, अब राम जल सेतु के नाम से जानेंगे, ये लॉन्ग टर्म की हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो तुरंत ही जनता को राहत दे सके। योगेन जी, मुझे खुशी है कि मैं उन विद्वानों के साथ बैठा हूं जो जनता की अंतस चेतना को माननीय विधानसभा के समक्ष और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि चाहे पक्ष के या विपक्ष के माननीय उपनेता यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान का विकास होना चाहिए। इस बात पे सब एक मत है। और मैं आपको 1956 में जब राजस्थान बना था तब से लेकर 2025 तक के बाबत एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा राजस्थान वो राजस्थान है जिसने लंबे समय तक अकाल का सामना किया। मेरा राजस्थान वो राजस्थान है जहां रोजगार गांव में मिला करते थे। दुर्भाग्य यह हुआ कि गांव में भाई और भाई के बीच लड़ाई हुई। हम गर्व के साथ कहते हैं कि राजस्थान कृषि प्रधान देश है, देश कृषि प्रधान देश है, पर उस जमीन के इतने टुकड़े हो गए कि उस जमीन पे बहुत अच्छी तरीके से कोई जमीन को उपजाऊ बना करके यील्ड नहीं दी जा सकती। ये बजट जो आज पेश किया गया है, 2.94 लाख करोड़ की रेवेन्यू रिसीट की बात कही है। तो मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, ये सरकार वो पैसा लेकर के आएगी जो लोन से नहीं लाया जाएगा। ये वो पैसा आएगा जो संपत्ति बेचकर नहीं लाया जाएगा। जो खर्चा 3.25 लाख करोड़ का किया जा रहा है, जिसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ये वो खर्चा है जो जन कल्याण के लिए ही नहीं किया जाएगा, अपितु ये नियमित सेवा के लिए किया जाएगा। इससे किसी संपत्ति का परिनिर्माण नहीं होगा, कैपिटल नहीं बनाई जाएगी। यानी ये जो पैसा आएगा हम यूं का यूं खर्च करेंगे। मैं यहां पर एक निवेदन और करना बात के लिए लक्ष्य तैयार किया कि हम 2030 तक 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी को डेवलप करने की चेष्टा करेंगे। और मैं एक निवेदन करूं कि ये दुनिया विश्वास पे चलती है। हो सकता है कोई ये कहे कि ये जुमला है, हो सकता है कि कोई ये बात भी कहे कि ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। अभी तो आप राजस्थान की बड़ी बुरी सी तस्वीर पेश कर रहे थे, लेकिन मैं उस राजस्थान का भी निवासी हूं। चाहे हमारे किसान के पास, हमारे मजदूर के पास, रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो, लेकिन वो आओ भगत में उस जैसा पूरी दुनिया में कोई आदमी नहीं मिलेगा। खुद के पास रोटी हो नहीं हो, आने वाले आदमी को चौथाई रोटी खिला करके, आधी रोटी खिला करके भले ही खुद भूखा रह जाए। ये वो राजस्थान का निवासी है जो इन सारे कष्टों में भी नाचना जानता है, उत्सवों को मनाना जानता है। यहां पर पहली बार सरकार ने न केवल
ये तय किया कि हम इकोनॉमी को किस लेवल तक ले जाएंगे, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन भी किए। अभी जब माननीय विपक्ष के उपनेता यहाँ अपना उद्भाषण दे रहे थे तो एक बहुत बढ़िया बात कही, राजस्थान में लोग इसलिए नहीं आते कि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, और मैं इसमें एक शब्द और जोड़ूं कि यहाँ संसाधन नहीं है। सोलर के माध्यम से आप बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अब तक भले इस बजट में आपने घोषणा करी हो कि हम बैंकिंग के रूप में बिजली किसी और स्टेट से महंगी नहीं खरीदेंगे, लेकिन मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, राजकीय जीवन का एक अधिकारी के रूप में 40-41 साल का अनुभव मुझे कहता है, जब संकट आता है हमें उधार लेना ही पड़ता है, इससे हम मना नहीं कर सकते। यहाँ व्यापारी जगत के व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, वो जानते हैं उधार लेना, उसको चुकाना, ईमानदारी के साथ चुकाना और लाभ कमाना, ये राजस्थान के भामाशाहों की विशेषता रही है। कुछ व्यवहारिक निर्णय लिए गए, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, सोलर इंडिविजुअल के लिए नहीं, वो लोग बेचारे जो सोलर के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, आपने पहली बार यह तय किया कि हम सामूहिक सोलर प्लांट गरीबों के लिए लगाएंगे, और वो हम लगाएंगे, सामूहिक रूप से प्लांट लेकर के हम लगाएंगे। इसके लिए एक अच्छा आपने अमाउंट रखा, आपने कहा हम अतिरिक्त 6400 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। आपने ये कहा जो एमओयू है उसके माध्यम से हम 10 गीगावाट एडिशनल एनर्जी का उत्पादन करेंगे। आपने ये कहा प्रैक्टिकल रूप से कि सोलर का उपयोग हम पीएचडी में भी करेंगे, जहां के पंपों से हम बिजली के माध्यम से नहीं, बल्कि दोनों सिस्टम रख करके जहां तक दिन भर सोलर के माध्यम से संभव हो हम पानी लेकर के उस पानी से सिंचाई की व्यवस्था करने की चेष्टा करेंगे। पहली बार हमने ये बात कही, और मैं पहली बार वर्ड में क्षमा चाहूंगा, मैं गलत प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये बात भी कही गई कि सड़कों के निर्माण में मात्र नई सड़कों का निर्माण नहीं करेंगे, चतुर्भुज योजना के तहत नहीं बनाते जाए, पुरानी खराब होती जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, एक बार मैं करीब 1.5 महीने के लिए मुझे भेजा गया एक मॉनिटर बना करके, वहां के मैं ग्रामीण विकास विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी था, कि आप जाकर के ये देखिएगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में कोई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने बहुत बारीकी से देखा, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव से गांव को जोड़ने वाली एक ऐसी योजना है जो जीवन धारा के रूप में काम करती है। आपने इस बात की व्यवस्था करी कि आप इन योजनाओं के लिए एक्स्ट्रा पैसा पीएमजीएसवाई में 600 कस्बों को जोड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, जिसके लिए 2 साल तक के लिए आपने अभी पैसे की व्यवस्था करी। आपने पेचेबल सड़कें जो बिल्कुल टूट गई, खराब हो गई, उसके लिए भी आपने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने माननीय एमएलए साहबान को के लिए इस बात की व्यवस्था करी है कि एक सर्टेन अमाउंट उनके डिस्पोजल के ऊपर, नेचुरली विद जैसे एमएलए लेड में होता है कि हम प्रशासन के साथ मिलकर के एमएलए साहबान काम करते हैं, एमएलए साहबान को बाकायदा पहली बार ऑफिशियल ऑफिस दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी व्यावहारिक योजनाएं, बीआरटीएस को हटाना, सर ने बहुत अच्छी सी बात कही, आपने भी कही, मेट्रो का विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, एक लाइफलाइन निश्चित रूप से तैयार होनी चाहिए। लेकिन हम इस सरकार ने इस बात का भी प्रयत्न किया कि हम उन लोगों के ऊपर नब्ज रखें, कोटा में बच्चे मरे जा रहे हैं, आपने पहली बार इस बात की व्यवस्था करने की चेष्टा करी कि उनके मानसिक विकास के लिए वो सोचें समझें। इसके लिए आपने डे केयर के माध्यम से आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। सर जी बिल्कुल, कई ऐसी दिशाएं हैं बजट में, होती हुई जनता के लिए होती है, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार होती है और उसका मकसद भी होता है कि जनता का कल्याण कैसे हो सकता है योजनाओं के माध्यम से। अपना अपना नज़रिया है, लेकिन कहीं खामी रह सकती है, किसी बजट की खूबी हो सकती है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता बजट को, क्योंकि जो कुछ होना है वो आप ही की जेब से निकलना है और आप ही की गाड़ी कमाई से ये सारा विकास होना है। एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं गवर्नमेंट उस विजन के साथ में, और उसे एक गवर्निंग बॉडी की तरह से आगे बढ़ाती हैं। निसार साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। रिफाइनरी हो चाहे 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात हो, अभी जैसे व्यास साहब बता रहे थे कि एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ये चले बड़े प्रोजेक्ट्स की, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि सामुदायिक तरीके से कर लेंगे, जैसे समूह के रूप में जो गरीब लोग हैं उन्हें भी अब सोलर प्लांट्स की सस्ती बिजली मिल सकेगी। तो इस दिशा में एक ये कह सकते हैं कि सोशल एंगल भी इसमें देखा गया है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सोलर प्लांट्स हैं वो 2 तरह के हैं।
एक बहुत बड़े ह्यूज प्लांट्स हैं जो सैकड़ों एकड़ में लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रही हैं, और एक ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे या अभी बोला गया कि कम्युनिटी लेवल पे जो इस बार बजट में घोषणा हुई है लगाई जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो घरों के छत पे या आपके छोटी सी खाली जगह पे या कम्युनिटी में कोई छोटी सी खाली जगह पे लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं उनको एकदम से हम मतलब खुला छूट नहीं दे सकते जैसे अभी दे रहे हैं कि एक तो ज़मीन उसके लिए काफ़ी चाहिए और ज़मीन जा रही है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी दिक्कतें हैं, उसका पर्यावरणीय प्रभाव है, उसका सामाजिक प्रभाव है, तो उसको उस सबसे छूट नहीं मिलना चाहिए मेरा समझ है। मुझे लगता है कि जैसे दूसरे प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वैसे उसका भी होना चाहिए, क्योंकि चूंकि वो एक ग्रीन एनर्जी दे रहा है इसलिए उसको बाकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका छोड़ दें, ये बड़े बड़े का ये देखना ज़रूरी है जी। और मैं पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। तो ये लेकिन ये जो छोटे लेवल पे है और ये कम्युनिटी लेवल पे किसी एक गांव में अगर पूरे गांव को बिजली देने के लिए हमें एक कम्युनिटी लेवल पे एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वो बहुत ही स्वागत योग्य चीज़ है। जब रही बात सड़कों की, 9 ग्रीन एक्सप्रेसवे पिछले बजट में बोला गया था, फिर बोला गया है, अब ये वही ग्रीन एक्सप्रेसवे हैं कि दूसरे हैं पता नहीं। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, हो सकता है बजट में पहली बार कहा गया हो कि मेंटेनेंस के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस तो सड़कों का होता ही है ना, सड़क बनेगी तो उसका टूटेगी, मेंटेनेंस भी होगा, ये तो प्रक्रिया है, चलती रहती है। उसमें शिकायत भी होती है कि कई बार बहुत देर से होती है, कई बार होता है कि कोई जल्दी हो सकती है, तो ये तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। रही बात दूसरे जो सोशल जो सामाजिक हमारे मुद्दे हैं जो जिनसे सोशल डेवलपमेंट के जो जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, जैसे न्यूट्रिशन के लिए कहा गया कि जो माँ बनने वाली औरतें हैं उनको 5 महीने के लिए उनके जो प्रसव का 5 महीना होगा उसमें एक न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा। उसमें क्या होगा अभी पता नहीं है। हाँ, बच्चों का मिल्क का 3 दिन से 5 दिन बढ़ा दिया गया, लेकिन वो अभी जनवरी में ही शुरू हो पाया है, घोषणा हुई थी जुलाई में, तो आगे उम्मीद है कि वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनके मानदेय पे बात नहीं हुई, ये एक उनके लिए निराशाजनक बात है। जो पेंशन वाली बात है, जो पेंशन वाली बात है उसमें भी बढ़ोतरी उस तरह से नहीं हुई जैसा कि संकल्प पत्र में घोषणा किया गया है। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसकी चर्चा नहीं हुई, जो किसान सम्मान निधि है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो संकल्प पत्र में घोषणा हुई थी उसके हिसाब से नहीं है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक ये रोड बनाने वाली बात है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता है ये हम जानते हैं। पिछले साल मतलब 24-25 में 44,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय कैपिटल आउटले रखा गया था, अभी रिवाइज किया गया है उसको 38,000 करोड़, तो 6,000 करोड़ कम हो गया। मतलब हमने जितना प्लान किया था उससे हम स्लो चल रहे हैं। पहले से कैपिटल आउटले बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो क्या ये गति, अब फिर हम उसको 53,000 करोड़ कर दिए हैं, तो ये गति बनी रहेगी। मतलब अगर ये इसी स्लो गति से चलेगी तो 53,000 करोड़ क्या अगले साल हम अचीव कर पाएंगे? तो ये सब कुछ प्रश्न भी हैं इस बजट को लेकर। जी चलिए, बाबूलाल जी के पास में जाना चाहूँगा, समय थोड़ा कम है तो सभी एक एक मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। बाबूलाल जी, आपने कुछ चीज़ें उठाई थी, बाजरे का लेकर के भी जिक्र किया था, गेहूं के लिए अभी जैसे मंत्री जी का दावा है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कॉस्ट अगर किसी को दे रही है फार्मर को तो राजस्थान सरकार दे रही है। ये 2575 रुपये होंगे, क्योंकि 2700 की बात थी तो 2575 तक चले गए हैं। एक ही साल हुआ है जब सरकार। हाँ, ये पहले भी कहा गया है कि 9, जैसे हमने भी पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर से कि 9,000 रुपये आपने किए, 12,000 की सम्मान निधि की बात थी, तो कहा कि फेजेज की बात है, एक साथ नहीं 12,000 रुपये तक लिंक करके हम जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि एक फेजेज में थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है? देखिए ऐसा है कि कुल मिलाकर के मार्केट फोर्सेज भी इसके साथ साथ काम कर रही हैं। जैसे गेहूं के एमएसपी की बात है, मैं हो सकता है कि आपके बीकानेर के इलाके में, हनुमानगढ़ के इलाके में, गंगानगर के इलाके में कुछ गेहूं आपको तुल जाएं, बाकी राजस्थान में मार्केट ऊंचा रहेगा और इसलिए यहाँ तुलने की बहुत कम संभावनाएं बनी रही हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भाई साहब ने एक बात उठाई बहुत ही बढ़िया खेजड़ी की, कि खेजड़ी का विस्तार किया जाए। 2200 रुपये किलो, 2200 रुपये किलो बिक रहा है, 2200 रुपये किलो खेजड़ी का, जो आपका क्या बोलते हैं, सांगरी। मैं वहाँ दुबई गया तो उसमें सर्व किया गया होटल में कि साहब ये सांगरी फ्रॉम राजस्थान। मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया कि भाई क्या कितनी बढ़िया बात है।
तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी राइजिंग राजस्थान हुआ, तो राइजिंग राजस्थान में लैंड बैंक की यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा इस बजट में। ये लैंड बैंक होना चाहिए कि हम आ रहे हैं, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी आ रहा हूँ तो मैं 2 पैसे कमाने के लिए आऊँगा और मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार रहना चाहिए, उसमें मेरी बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए। इसमें इस बजट में मुझे लैंड बैंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि शायद इसमें कहीं विस्तार करें। तीसरी बात मेरी ये है कि रोज़गार के साधन तो हमारे एमएसपी भी जो एमएसएमई है उसमें भी बहुत विस्तार से हैं, परंतु हमने छोड़ दिया हमारे गाँव को, जहाँ गांव में हम रोज़गार देते थे। मोची बैठ करके अपना जूता बनाता था, दर्जी बनाकर दर्जी सिलता था। आज हम ब्रांडेड और ब्रांडेड कितने लोगों के रोज़गार खा गए। तो इसमें भी ये व्यवस्था दी जानी चाहिए थी कि कुछ ऐसे रोज़गार हम डेवलप करें और उनके लिए व्यवस्था दी जाए। जी चले मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। राजस्थान में पहली बार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि एमएलए के अपने जन सुनवाई केंद्र भी होंगे। वो बात अलग है कि आपके खुद के अपने एमएलए फंड में से उस पैसे को खर्च किया जाएगा। हम देखिए आपकी इस बात से अच्छे मेरा पहले से विजन था। पिछली बार माननीय स्पीकर महोदय ने एक बात की थी कि नवाचार की बात हो, तो मैं ये बात रखने वाला था कि भाई चेयरमैन का ऑफिस है, प्रधान का ऑफिस है, अब तो पार्षदों के भी हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं, ग्राम पंचायत का ऑफिस है, लेकिन एमएलए का ऑफिस नहीं होना बड़ा दुर्भाग्य की बात थी। ऑफिस होना चाहिए था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये एमएलए फंड से हमारे से 10 लाख की बजाय आप इसको खुद डेवलप करें। और ये 10 लाख से कोई जन सुनवाई केंद्र बनने वाला नहीं है। इसको बढ़ाकर 25-30 लाख रुपए में आप बढ़ाओगे तो आपका तहसील मुख्यालय पर जन सुनवाई केंद्र बनेगा। एक में यमुना जल की 17 फरवरी को इन्होंने एमओयू किया, लेकिन आज इस बजट में कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मेरे चूरू, झुंझुनू, सिक्कर का बड़ा ही इश्यू है यमुना जल, लेकिन अभी कोई जिक्र नहीं हुआ। पता नहीं कहां गायब हो गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहा हूं कि गायब नहीं हो जाए, हमारी इस बात पर भी गौर किया जाए। एक पीएम सूर्य घर योजना में 150 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, उसमें एक लाइन लिख दी, जो लाभार्थी पहले से लाभान्वित है 200 यूनिट वाले, उन्हीं को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं 200 यूनिट के प्रत्येक उपभोक्ता के लिए लागू करें उसको। क्योंकि मान लो किससे कनेक्शन ही बाद में हुए। हाँ, कनेक्शन नहीं, 35 लाख उसी समय इन कांग्रेस गवर्नमेंट के समय वंचित रह गए। उन्होंने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति को लाभ देंगे। जो लोग उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो आज भी वंचित है। 35 लाख लोग राजस्थान के दो भाव में गुजर रहे हैं। 65 लाख लोगों को तो आप दे रहे हो 200 यूनिट की फ्री, और 35 लाख उपभोक्ताओं को आप 200 यूनिट खर्च करने वालों को भी लाभ नहीं दे रहे हो। इसलिए मैं इस बजट में जब उत्तर आए, माननीय मंत्री जी बैठे मेरे सामने, ये राजस्थान की जनता की ये बहुत गंभीर बात है, इसको पहुंचाएं। पीएम सूर्य योजना में प्रत्येक 200 यूनिट वाले को शामिल कर दें। चलिए रामकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, बजट की कुछ खूबियां भी होती हैं, कुछ खामियां रह सकती हैं। मैं इसे नहीं कहता, काफी हो सकती हैं खामियां। जी, जो भी बजट पेश हुआ है, हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग रहेगी कि जो आपने वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र में वादे किए, उनसे आप मुकर गए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप इस बजट में जो आपने खुद ने लिख करके और विधानसभा में पेश किया है, आपने खुद ने कहा है कि हम 1.25 लाख लोगों को नौकरी देंगे, फिर 1.5 लाख नौकरी का आपने अलग वादा किया। निजी क्षेत्र वाला क्यों बात मानेगा आपकी? और किन शर्तों पे, कैसे किन शर्तों पे आप निजी क्षेत्र को राजी करोगे? कैसे 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दोगे? आपने कोई उसमें स्पष्ट नहीं किया। ये इस तरह की बरगलाने की, झूठ पाखंड की बात नहीं करनी चाहिए। जो जितनी दे सकते हो उतनी करनी चाहिए। तो ये बजट में आपने जो अनर्गल बातें लिखी है, लोगों को गुमराह, पॉलिसी लागू करनी चाहिए, गारंटेड नौकरी दी जाए। पॉलिसी जवाब दिलवा देता हूं गोदारा साहब से। जी गोदारा जी, आपने सुनी कई समस्याएं जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी आपके सामने रखी गई हैं। देखिए, बजट में सब वर्ग को छूने का प्रयास किया गया, फिर भी कोई है, अभी बजट का जवाब आएगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, तो उनमें काफ़ी चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी चीज़ों का संबोधन है, वो करेंगे जरूर। बिल्कुल समर्थन कर रहे होंगे कि 10 लाख हमारे फंड से क्यों लगा रहे हो? देखिए, ये फंड तो जनता का ही है जी, जनता का फंड है, जनता के लिए ही है। विधायक भी यदि कहीं बैठेगा तो जनता के ही काम आएगा। सरकारी बिल्डिंग है, आज हम विधायक हैं, कल कोई दूसरा बनेगा तो उसके लिए काम आएगा। मुख्यमंत्री जी की कोई बात नीचे नहीं आने देंगे, लेकिन 10 लाख में नहीं तो कोई कार्यालय बन सकता है, वो भी हमारे पैसे, वो भी हमारे पैसे। चलो ठीक है, हम उसमें लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अभी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी को इतना विचार करना चाहिए कि 10 लाख हम दें तो हमें भी मुख्यमंत्री जी उस जन सुनवाई केंद्र को बनाने के लिए उसमें पार्ट तो करें। हाँ। सरकार की हमारी भागीदारी न जाए, हम 10 दें, गवर्नमेंट को 30 दे। पर चलो कोई शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई तो उसका रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ एक शुरुआत तो हुई अच्छी है। उसमें हो सकता है कि आपके रिप्लाई में हमारी बातों पर अमल, हाँ सर, क्या अच्छा नवाचार है इसमें, सभी बातें जरूर वास्तव है। निश्चित अच्छा जन सुनवाई केंद्र के लिए पैसा दिया, और हमारी ये भी मांग है, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे, भाई इनके लिए आप छोटे से कोई एक छोटा अधिकारी होता है, उसके पास भी स्टाफ रहता है, वो भी वहां जो है उसका काम देखने वाला। अब एमएलए सारी चीजें एक साथ वो अकेला कैसे क्या कर पाएगा? एक जो उसको आदमी जो दे रखा है वो आदमी कहाँ का क्या काम करेगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी की सरकार की तरह ही हो, स्टाफ भी होना चाहिए उसका। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए मैं चलते चलते 30 सेकंड में व्यास साहब से जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि वास्तव में बजट धरातल पे उतर सके। समय हो चुका है। हाँ, मैं बहुत 30 सेकंड में पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, बजट कोई भी पेश किया गया हो, लगभग सभी चीजों को जोड़ने की चेष्टा की जाती है। जो कुछ भी हमारे पास पैसा उपलब्ध है या हमारे पास जनशक्ति उपलब्ध है, एक दिक्कत होती है, और वो दिक्कत होती है कि एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि संभावनाओं को किसी बिल्डिंग से तय नहीं किया जा सकता। मैंने उन एमएलए साहबान को देखा है जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जनसभा लगा करके लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करते थे, और रियली सॉल्व कर दिया करते थे। किसी कमरे, बिल्डिंग या कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है। एक तरफ तो हमारा सोच ये होता है कि लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेट्स जनसेवक हैं और जनसेवक को सेवा का काम करना चाहिए, और हम ये भी कहते हैं कि उनको लेकर के आओ, वो हमारे असिस्टेंट होने चाहिए, होने ही चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को पक्ष और विपक्ष मिलकर के सभी हमारी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लागू करें तो कोई भी बजट, मैं इस बजट की बात नहीं कर रहा, सभी बजट बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हमारे साथ में हमारे पैनलिस्ट जुड़े और बजट 2025-26 पे हमने चर्चा की है। मैं पहले भी कहा और अभी भी कहता हूं, बजट सभी अच्छे होते हैं लेकिन वो धरातल पे उतरने चाहिए। खामियां हो सकती हैं लेकिन खूबियां भी कम नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।